नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ने भाजपा का बढ़ाया मनोबल, किसान आंदोलन का नहीं रहा असर। जी हां दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत 2022 के विधानसभा चुनाव में परसेप्शन बनाने के लिए काफी मददगार साबित होगी। पंचायत चुनाव के परिणाम पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए काफी मुफीद साबित हुए हैं, जहां पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इन चुनाव में आंदोलन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। भाजपा ने पंचायत को लेकर 2 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके लिए बेकायदा प्रशिक्षण भी शुरू किया गया था। उसी का नतीजा रहा कि भाजपा ने कुल 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर 67 में जीत दर्ज की है, जिसमें एक सीट सहयोगी अपना दल भी शामिल है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई हैं। राष्ट्रीय लोक दल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। राजनीतिक पंडितों की माने तो 2010 के पंचायत चुनाव में बसपा रिकॉर्ड मतों से जीती थी, लेकिन 2012 की विधानसभा में वह साफ हो गई। ऐसे ही सपा ने 2015 के पंचायत चुनाव में 63 जिलों में विजय हासिल की थी, लेकिन 2017 की विधानसभा चुनाव में उसे महज 47 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में इन चुनाव को विधानसभा से जोड़ना ठीक नहीं है। हालांकि यह जीत भाजपा के लिए 2022 का रास्ता बनाने में कारगर सिद्ध जरूर होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जफर इस्लाम बोले, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहती है ग्रीन वायरस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों को लेकर बीजेपी में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक सभी लोग लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन इस जीत पर विपक्ष हमलावर है और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही कुछ किया है, जिसके बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने सपा पर कोरोना की तरह ग्रीन वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को 75 में से 67 सीटें मिली, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार ने सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग कर चुनावों में जीत दर्ज की है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कहा है कि सपा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए सब बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोरोना की तरह सपा प्रदेश में ग्रीन वायरस फैलाना चाहती है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएगी। जफर इस्लाम के ग्रीन वायरस वाले बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है और इसको कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी, सपा, कांग्रेस आदि पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है, तो ऐसे में इस तरह के बयान अब चुनाव तक लगातार आते रहेंगे और राजनीति को लगातार गरमाते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, देश भर में तेजी से फैली कोरोना की दूसरी लहर के बाद खबरें आ रही हैं कि जल्दी देश में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। एसबीआई की तरफ से रिपोर्ट जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने दस्तक दे सकती है। इसके साथ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सितंबर महीने तक यह लहर अपने पीक पर पहुंच सकती है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 7 मई को भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर पहुंच गई थी। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक भारत जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास लगभग 10,000 मामलों तक पहुंच सकता है। हालांकि अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े तक कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सभी लोगों की प्राथमिकता इस समय वैक्सीन होनी चाहिए। रिपोर्ट में लिखा गया है कि देश में 12 से 18 साल की उम्र वर्ग में 15 से 17 करोड़ बच्चे हैं। भारत को विकसित देश की तरह इस आयु वर्ग की वैक्सीन खरीदने के लिए एडवांस रणनीति बनानी चाहिए।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना की वैक्सीन 8 गुना कम असरदार, दिल्ली के अस्पताल की स्टडी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत समेत दुनिया भर में काफ़ी तबाही मचाई है। अब एक नई स्टडी सामने आई है जिससे चिंता और बढ़ जाती है। दिल्ली स्थित एक अस्पताल की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन 8 गुना कम असरदार है। इसका मतलब यह है कि वुहान में मिले कोरोना के वेरिएंट की तुलना में कोविड टीका डेल्टा वेरिएंट पर 8 गुना कम प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के B1617.2 या डेल्टा वेरिएंट को पहले ही चिंता का एक रूप करार दिया जा चुका है। स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट का प्रभुत्व पहले से संक्रमित व्यक्तियों में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने और वायरस की संक्रामकता में बढ़ोतरी से प्रेरित है। रिकवर हुई कोविड मरीजों में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज के प्रति डेल्टा कम संवेदनशील है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका में काम करते दिखे चाइनीज सोल्जर्स, पूर्व आर्मी कमांडर ने गवर्नमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई बुनियादी ढांचे और हम्बनटोटा बंदरगाह पर नियंत्रण करने की तैयारी में जुटे चीन के कुछ सैनिक हम्बनटोटा जिले में काम करते हुए नजर आए हैं। हम्बनटोटा के एक तालाब से मलबा निकाल रहे इन लोगों की यूनिफॉर्म चीनी सेना की यूनिफॉर्म जैसी थी। इस घटना के सामने आने के बाद यह अंदेशा और गहरा गया है कि क्या चीन पाकिस्तान की तरफ श्रीलंका को भी अपनी गिरफ्त में लेने की तैयारी में है। गौरतलब है कि चीन इस देश में कई बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है और हाल ही में उसने कोलंबो पोर्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी 99 सालों के लिए ले लिया है। आपको बता दें दोस्तों, श्रीलंका के कानून के अनुसार जो लोग सैन्य सेवा में नहीं हैं उनके द्वारा सेना की यूनिफॉर्म पहनना या रखना दंडनीय अपराध है। ऐसे में चीनी सैनिकों का इस तरह काम करना चौंकाने वाला है। ये बताता है कि चीन श्रीलंका पर किस हद तक नियंत्रण कर रहा है। इसे लेकर पूर्व आर्मी कमांडर फील्ड मार्शल शरद फोसेंका ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि चीनी सैन्यकर्मी साइट पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार में कई लोगों के चीन के बड़े बिजनेसमैन से अच्छे संबंध है, इसलिए स्पष्ट है कि इस सरकार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। वही विपक्षी पार्टियों ने भी चीन की आर्मी यूनिफॉर्म में विदेशी लोगों के श्रीलंका में इस तरह काम करने पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं के बोर्ड के लिए नई स्कीम का किया ऐलान। साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए शैक्षणिक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम सत्र का एग्जाम नवंबर-दिसंबर महीने में होगा, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में करवाई जाएंगी। कोरोना महामारी में सीबीएसई ने परीक्षाओं को सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा है। मालूम हो कि पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी ने सीबीएसई समेत विभिन्न बोर्ड्स की परीक्षाओं पर काफी असर डाला है। कई परीक्षाओं को रद्द तक करना पड़ा है। सर्कुलर जारी करते हुए सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम को जुलाई 2021 में नोटिफाइड किए जाने वाले पहले शैक्षणिक सत्र के जैसे ही युक्तिसंगत बनाया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों को 31 मार्च को सीबीएसई द्वारा जारी पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी कैबिनेट का इसी हफ्ते हो सकता है विस्तार, कई मंत्रियों का बदलेगा विभाग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार में बड़े बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। मोदी कैबिनेट का इसी हफ्ते विस्तार हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा कर चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 7 या 8 जुलाई को हो सकता है। संतोषजनक काम न करने वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। मोदी सरकार 2 के गठन को 2 साल से अधिक समय बाद होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार पर 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए वहां के जातिगत और राजनीतिक समीकरण की छाप भी नजर आ सकती है। सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में एनडीए की गठबंधन सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के नेताओं को भी जगह दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। 10 जुलाई तक दिल्ली में दस्तक देगा मानसून। 15 साल में पहली बार इतनी देर से पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, मानसून का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों के लिए बुरी खबर है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून इस साल 10 जुलाई के आसपास दिल्ली
पहुंचेगा। 15 सालों में यह पहला मौका है जब इतनी देर से दिल्ली में मानसून पहुंचेगा। आईएमडी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून 10 जुलाई के आसपास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश से जुड़ी गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि इससे पहले 2006 में 9 जुलाई और 2012 में 7 जुलाई को मानसून दिल्ली पहुंचा था। वहीं 2002 में दिल्ली में पहली बार मानसून 19 जुलाई को पहुंचा था। हालांकि 1987 में मानसून सबसे देरी से 26 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रौनक के चलते भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,339 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 68,784 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम में आज तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमत में खास बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में महज 69 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो आज चांदी के भाव में 251 रुपये की तेजी देखी गई, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का भाव 69,035 रुपये पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल की कीमतों में आज 35 पैसे प्रति लीटर की फिर से बढ़ोतरी हुई है। जुलाई के महीने में यह तीसरी बार दाम बढ़े हैं। इसके पहले जून में कीमतों में 16 बार इजाफा हुआ था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 111 रुपए को पार कर गए हैं, जबकि डीजल 102 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है। देश के 730 जिलों में से 332 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम ने दी पोस्ट पेड मिनी की सौगात। अब मिनटों में 0% ब्याज पर मिलेगा 60,000 रुपए तक का लोन। तो दोस्तों क्या आप भी पेटीएम के यूजर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पेटीएम अब तुरंत 60,000 रुपए तक का लोन दे रहा है। पेटीएम ने अपनी बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज के तहत पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया है। कंपनी से छोटी लोन मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि कंपनी ने इसके लिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से पार्टनरशिप भी की है। कंपनी के मुताबिक छोटे टिकट तत्काल लोन ग्राहकों को इस कोरोना संकट के बीच एक फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान घरेलू खर्चों को मैनेज करने के लिए यह लोन कारगर साबित होगा। यह लोन यूजर्स को मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली और पानी के बिल जैसे मासिक बिलों का पेमेंट करने में मदद मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो किस शहर में चली थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।